स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, a balanced diet should have the ratio of carbohydrate, protein and fat। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इस रेशियो में किस। फर्स्ट वाला दिखा ही नहीं, थोड़ा करवा दीजिए पहला क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, ये बेसिक क्वेश्चन था। एक सब्सटेंस यानी कि एक ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो बस आपको एनर्जी देता है, कैलोरी से भी जस्ट आपको एनर्जी मिलती है। फैटी एसिड भी एनर्जी और ग्रोथ में रोल प्ले करता है, लेकिन फैटी एसिड रिपेयर और मेंटेनेंस में उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो न्यूट्रिएंट हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हम फूड के थ्रू ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी में ग्रोथ को, हमारी बॉडी में एनर्जी को, हमारी बॉडी की रिपेयर को, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, A balanced diet should have the ratio of carbohydrate, protein, fat as। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का कितना रेशियो होना चाहिए? सी। सी। इसके अलावा देखिए, प्रोटीन का हमने कितना पढ़ा था? प्रोटीन का इंटेक हमने कितना पढ़ा था? प्रोटीन का इंटेक हमने पढ़ा था 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो फैट, क्योंकि सैचुरेटेड फैट भी होता है, अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, तो यूजुअली जो फैट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटीन के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रोटीन की हमने देखा था बस रिक्वायरमेंट एथलीट वगैरह को ज्यादा होती है, बाकी प्रोटीन की बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फिर उसके बाद फैट हमारी बॉडी को चाहिए और उसके बाद प्रोटीन। अब क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटीन खाने को कहते हैं? क्योंकि फैट नॉर्मली डाइट में सबकी मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन सबकी डाइट में नहीं रहता है। तो भले ही प्रोटीन कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रोटीन डाइट में यूजुअली बहुत कम प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम रेशियो के फॉर्म में देखें तो थोड़ा सा फैट ज्यादा ही चाहिए प्रोटीन से। बाकी कार्बोहाइड्रेट का हमने डिस्कस किया था 45 to 65% ऑफ कैलोरीज। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? बी होगा आंसर। हाँ, ये आंसर होगा। दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, देखिए, सेम अमाउंट अगर हम फैट और सेम अमाउंट अगर हम प्रोटीन की लें तो किससे हमें ज्यादा कैलोरीज मिलेगी? फैट से। फैट से ज्यादा कैलोरीज मिलेगी, इसीलिए फैट से, क्योंकि 9 कैलोरी हमें पर ग्राम मिल रही है, इसीलिए इसका ज्यादा प्रोपोर्शन आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मतलब जो हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी फैट की कैलोरीज हमें ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू प्रोटीन। वो इसलिए भी है क्योंकि फैट में ज्यादा कैलोरीज होती हैं, तो कम अगर हम फैट ले रहे हैं उसी में हमें ज्यादा कैलोरीज मिल जाती है। ठीक है, ये एक पॉइंट छूट गया था। विच डिसऑर्डर आर किड्स ऑफ एज बिलो 1 year मोर लाइकली टू सफर इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय फूड्स लो इन कैलोरीज एंड प्रोटीन। अगर कोई चाइल्ड है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल रही है, यानी कि माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, और उसके बदले में हम उसे ऐसे फूड आइटम्स दे रहे हैं जिनमें कि कम कैलोरीज और कम प्रोटीन है, तो कौन सा डिजीज उसकी वजह से होगा? रिकेट्स, क्वाशियोरकर, मैरेस्मस या फिर पेलाग्रा? ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ये रह गया था और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे किसी को पता है
कैलोरीज और प्रोटीन की डेफिशिएंसी किसमें होती है? सर वो थोड़ा एनेमिक टाइप होता है जिसका कि वो है क्या पता नहीं, अब इंग्लिश में नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। हाँ जी, इन चारों में से ही कोई ऑप्शन होगा। देखिए रिकेट्स कौन सी डेफिशिएंसी में हमने पढ़ा था? ए होगा, ए डेफिशिएंसी। रिकेट्स आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी से था, जिसमें जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं। उसके बाद पेलाग्रा हमने पढ़ा था विटामिन B3 या फिर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी में हमने पेलाग्रा देखा था। उसके बाद दो और आते हैं हमारे पास, क्वासिओरकर और मेरेस्मस। अब क्वासिओरकर और मेरेस्मस में आपको थोड़ा ध्यान से डिफरेंस देखना होगा, क्योंकि इनके ऊपर भी जो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो मेरेस्मस है उसे हम कहते हैं PEM, यानी कि प्रोटीन, लिख लीजिए आप लोग, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। यानी कि आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की भी कमी हो रही है, उसमें एनर्जी की भी कमी हो रही है, तो उस कंडीशन को हम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, प्रोटीन की कमी तो होगी जब हम प्रोटीन कम अमाउंट में ले रहे हैं। एनर्जी के लिए कौन कौन से दो मैक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल हैं? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate and fat. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वेरी गुड। तो ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, जब डाइट में तीनों की ही डेफिशिएंसी होती है तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अभी थोड़ा इसके करेक्टरिस्टिक भी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर जो डिजीज है ये भी बेसिकली चिल्ड्रंस में बहुत फैला हुआ रहता है, ज्यादातर चिल्ड्रंस में ही ये डिजीज होता है। क्वाशियोरकर में बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। जैसे हमारे मेरेस्मस में प्रोटीन एनर्जी दोनों की ही डेफिशिएंसी थी, यानी कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों की ही डेफिशिएंसी थी, लेकिन क्वाशियोरकर में बस प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी होती है। तो ये इनका मेन जो मेन क्वेश्चन आ सकता है वो इसी पे आएगा कि क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और मेरेस्मस आपकी प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किन घर के बच्चों में या फिर किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चों में कौन से डिजीज होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये भी इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए जो रिच कंट्रीज हैं या फिर जो रिच बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके पास खाने की तो कोई कमी नहीं है, उन्हें एनर्जी की तो कभी कमी हो नहीं सकती है। लेकिन अगर उनका जो फूड हैबिट है वो इस तरीके से है कि वो फूड में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, जो रिच बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं और जो फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो होने लगती है और ऐसे डेवलप करता है क्वाशियोरकर डिजीज। समझ में आया? इसके अगेंस्ट में जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिनको खाने को ही नहीं मिल रहा है, तो उनको ना प्रोटीन मिल पाता है, ना ही कार्ब्स मिल पाते हैं और ना ही फैट मिल पाते हैं, तो उन बच्चों में मेरेस्मस होने की ज्यादा संभावना होती है। इसीलिए हम देखते हैं मोस्टली जो अमेरिकन सोसाइटीज हैं उनमें क्वाशियोरकर ज्यादा मिलता है, और अगर हम थोड़ी अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाएं तो वहां पे हमें मेरेस्मस ज्यादा देखने को मिलता है। मेरेस्मस का मतलब प्रोटीन एनर्जी सबकी डेफिशिएंसी हो रही है, और ये ज्यादातर गरीब बच्चों में ये अवस्था हमें देखने को मिलती है। तीसरा है इनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से रहेंगे। तो क्वाशियोरकर में प्रोटीन नहीं मिल रहा है लेकिन एनर्जी मिल रही है, पूरी कार्ब्स और फैट अच्छे अमाउंट में मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, मसल्स वगैरह पूरी की पूरी श्रिंक हो जाती हैं। जो बाइसेप्स होगी, ट्राइसेप्स होगी, वो सारी की सारी मसल्स श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन जो एब्डोमेन का एरिया है वहां पे फैट की डिपोजिशन होने लगती है। यानी कि पूरा का पूरा जो बच्चा है वो कमजोर होगा, हाथ पैरों की मसल्स पूरी तरह से पतली होंगी, लेकिन जो पेट का एरिया है उनका पेट बड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि फैट तो बॉडी को प्रॉपर मिल ही रहा है। मेरेस्मस में क्या होगा, मेरेस्मस में पेट भी नहीं बड़ा होगा, बच्चा पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो बच्चे की बॉडी होगी
उसमें आपको डेफिशिएंसी दिख जाएगी, पेट भी नहीं भरा होगा और साथ में मसल्स वगैरह भी डेवलप नहीं रहेंगे। तो डिफरेंस क्लियर हुआ इन दोनों में? यस सर। सर इसमें कैसे सिम्टम जानेंगे सर मैरस्मस में कि बच्चा को, ऐसा तो बता दिए इसमें मसल से सिकुड़ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है सर, क्वासी योरकर में सर। फ्रिक्शन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सबको हो रही है क्या? जी जी, आवाज नहीं आ रही सर। सर के कितने क्वेश्चंस हुए अभी तक पवन जी? ज्यादा नहीं हुआ है। थर्ड दूसरा चल ही। रहा है। थर्ड, अच्छा दूसरा ही चल रहा है। हाँ मैं थोड़ा लेट ज्वाइन है तो थैंक यू। अभी कट रही है सर अभी भी। हाँ सर आवाज क्लियर नहीं है। सर लैपटॉप है क्या? शायद फिर से ज्वाइनिंग करेंगे सर, लग रहा है। एग्जाम डेट 13 फिक्स हो गई ना? 13 नहीं है, 13 के हाँ। बाद है। 13 के बाद है क्या? 17 के बाद। हाँ 17 हाँ तो 17 तक फर्स्ट 18 से फेज 22 के रहेगा। बीच में होगी, 17 तक भी। हाँ 17 के बाद ही। हाँ चलो, 17 के बाद ही होगी। 21-22 की तो मेरे घर पे शादी है। पहले भी ऐसे ही होता, क्या पता। एग्जाम मत दो फिर शादी है तो। 21-22 को तो नहीं रहेगी? मेरा ये ना रिकॉर्डिंग में चला जाएगा पूरा अच्छा सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग। अभी क्लियर है आवाज? जी सर। जी सर। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे वेदर वगैरह खराब है तो शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको क्वाशियोरकर और मैरस्मस में डिफरेंस बताया था वो सही से सुना आप लोगों ने? वहां पे आवाज कटी थी। यस सर। सर एक बार फिर से एक बात बताइए सर। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। देखिए मैरस्मस जो है, मैरस्मस को हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का मतलब जो
कोई भी पेशेंट है उसके जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और एनर्जी की भी कमी हो जाती है। एनर्जी हमें मिलती है कार्ब्स और फैट से। तो कुल मिला के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट की यहाँ पे कमी हो रही है, हर चीज की कमी हो रही है बॉडी में। इस कंडीशन को हम मैरेस्मस कहते हैं। क्वाशियोरकर की जो कंडीशन है, क्वाशियोरकर में बॉडी में बस प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, बाकी कार्ब्स और जो फैट है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में रहता है। तो अगर हम ये देखें कि अगर हम इसको इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ रिलेट करके देखें, क्योंकि उसके साथ भी इसको रिलेट किया जाता है, तो मोस्टली जो आपके रिच कंट्रीज के बच्चे हैं या फिर रिच बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, तो उनके पास खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपनी डाइट की हैबिट की वजह से उनकी बॉडी में धीरे धीरे प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है। जैसे जो बच्चे रिच बैकग्राउंड से आते हैं या फिर रिच कंट्रीज से आते हैं, तो उनकी जो डाइटरी हैबिट है, खाने की जो आदतें हैं, उसमें फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा रहता है, उसमें प्रोटीन रिच कुछ भी फूड नहीं होता। उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने लगती है और क्वाशियोरकर उन्हें होने लगता है। मैरेस्मस ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिनको खाने के लिए ही नहीं मिलता, पुअर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं। तो क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हर चीज की डेफिशिएंसी होगी। तो ज्यादातर रिच बैकग्राउंड में हमें क्वाशियोरकर देखने को मिलता है और पुअर बैकग्राउंड में हमें मैरेस्मस देखने को मिलता है। अब अगर हम बॉडी में सिम्टम्स देखें तो दोनों ही कंडीशन में बॉडी कमजोर हो जाती है, चक्कर आते हैं, मेंटल जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाता है, जो मानसिक विकास है वो सही से नहीं हो पाता है। ये तो दोनों में ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है। वैसे 3-4 अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो मेन है वो ये है कि क्वाशियोरकर में क्योंकि फैट प्रॉपर मिल रहा है बच्चे को, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर मिल रहा है, तो क्योंकि उसके जो हाथ पैरों की मसल्स है वो पूरी तरह से श्रिंक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, हाथ पैर पूरी तरह से पतले हो जाते हैं, लेकिन पेट बढ़ने लगता है क्योंकि कार्ब्स और जो फैट है वो प्रॉपर मिल रहे हैं। मैरेस्मस में पेट भी नहीं बढ़ता है, पूरी की पूरी बॉडी श्रिंक हो जाती है। तो ये था क्वाशियोरकर और मैरेस्मस में डिफरेंस। सर तो इसका आंसर मैरेस्मस आ जाएगा क्या? हाँ, इसका आंसर आपका मैरेस्मस आ जाएगा क्योंकि कैलोरीज और प्रोटीन दोनों ही यहाँ पे डेफिशिएंट हो रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन अलोन इज अ सिम्टम ऑफ। केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी किसमें होगी? क्वाशियोरकर। मैरेस्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होगी। इनडाइजेशन में जो हमारा फूड है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और प्रोटीमिया हम कहते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे प्रोटीमिया के नाम से जाना जाता है। Which of the following are nutrients found in food except? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं? ए सर, ए इसका आंसर है, प्लाज्मा नहीं मिलेगा। प्लाज्मा, बाकी ये सारी चीजें फूड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किडनी फेलियर, बुलिमिया, एनोरेक्सिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। डी तो- सर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर डिसीज। हाँ, सैचुरेटेड फैट की वजह से कौन सा लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है? एलडीएल। हाँ, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाता है, जो कि धीरे धीरे प्लेग की फॉर्मेशन करने लगता है और हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल ना सर? हाँ, बैड कोलेस्ट्रॉल को ही दूसरी लैंग्वेज में हम एलडीएल वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब हमने लिपोप्रोटीन पढ़ा था तब हमने ये चीज डिस्कस की थी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की डेंसिटी कम होती है तो वो कोलेस्ट्रॉल को सही से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता और जगह जगह कोलेस्ट्रॉल को छोड़ते हुए चलता है ब्लड में, तो वो कोलेस्ट्रॉल फिर ब्लड में ही जमा होने लगता है। नेक्स्ट है, एमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। जो हमारे सलाइवा में एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ने लगता है? सिंपल शुगर। अमाइनो एसिड्स। सिंपल शुगर्स। देखिए, दो आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स और सिंपल शुगर।
सर सिंपल शुगर ब्रेक डाउन नहीं होता है फिर। सिंपल शुगर्स देखिए, पॉलीपेप्टाइड तो हम कार्बोहाइड्रेट को पहले से ही कहते हैं, है ना, पॉलीपेप्टाइड। ओके सॉरी, ये पॉलीपेप्टाइड आपका अमीनो एसिड है। पॉलीसैकेराइड जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट पहले से ही आपका पॉलीसैकेराइड रहता है। तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट पहले से ही है, वो जो पॉलीसैकेराइड है उसको फिर सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है एमाइलेज के थ्रू। नेक्स्ट है बॉडी नीड्स विटामिन सर एक बार फिर से वो लाइन रिपीट कर दीजिए। ये पॉलीसैकेराइड वाली, हाँ जी। हाँ ठीक है। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड हम कहते हैं प्रोटीन को, इसका तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसकी जगह अगर पॉलीसैकेराइड रहता तो वो भी ऑप्शन नहीं होता। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसे ही हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड को ही डाइजेस्ट किया जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के बाद तोड़ा जाता है सिंपल शुगर में। तो एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ता है, जैसे कि डाइसैकेराइड, जैसे कि मोनोसैकेराइड। ठीक है, अगला है बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, विटामिन और मिनरल्स की क्यों बॉडी को जरूरत होती है? They help carry out मेटाबॉलिक रिएक्शन। metabolic reactions. मेटाबॉलिक रिएक्शन से। देखिए, वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले दो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। वो बॉडी को इंसुलेट नहीं करते हैं। इंसुलेट कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट करता है बॉडी में, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट करता है? फैट। विटामिन सी। नहीं, विटामिन नहीं करता है, इंसुलेशन का काम करता है फैट। और उस टिश्यू को हमने पढ़ा था एडिपोज टिश्यू। एडिपोज। एडिपोज टिश्यू इंसुलेशन का काम करता है। दे विथड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी में से हीट को विथड्रॉ कौन सा न्यूट्रिएंट करता है, हीट को बाहर निकालने का काम? फैट ही करता है वैसे। नहीं, फैट नहीं करता है, वाटर। जो हमें स्वेटिंग होती है यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू जो पानी बाहर जाता है, बॉडी उसमें हीट को ट्रांसफर कर देती है, और उसकी वजह से जो हीट है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे आपका होगा कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। फूड पासेस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय, फूड जो है वो आपका स्टमक से फिर कहाँ पे पास होगा? सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट और पैनक्रियास। इसका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट सबसे पहले फूड को रिसीव करता है? ड्यूडेनम। Duodenum. नेक्स्ट है हाफ ऑफ योर डाइट should be made up of grains and vegetables, fruits and milk and cheese, fat and sugar. तो half, क्वेश्चन दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं मूव। क्वेश्चन दिख रहा है सर। क्या आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है? स्क्रीन विजिबल है सर, बट वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है। सर सर, ये स्लाइड मूव नहीं हुई है। हाँ Next वो question स्लाइड वो मूव नहीं कर रही सर, सॉरी। ओके,
रवि जी का मैसेज आया है, एक क्लास बाद में होगी तो आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम।
हेलो